चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के MCQs हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज पैथोजन। पैथोजन क्या है? तो पैथोजन हर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज़ काज करता है, जो इंसान को बीमार कर देता है, उसको हम पैथोजन कहते हैं। वो किसी भी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, वो फंजाई भी हो सकता है, कोई भी इनमें से हो जो ह्यूमंस के जिस्म के अंदर डिजीज़ काज करता है, उसको बीमार करता है, उसको हम पैथोजन कहेंगे। फिर इसका सेकंड पार्ट है कि हाउ पैथोजन एंटर इनटू अ बॉडी, मतलब ये पैथोजन जो है ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कैसे एंटर होता है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है कि एनी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन, जो डिजीज काज करता है उसको हम पैथोजन कहते हैं। अब ये दाखिल कैसे होता है जिस्म के अंदर? इट एंटर इनटू द बॉडी बाय डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीक़ों से। एयर के ज़रिए भी दाखिल हो सकता है, वाटर के ज़रिए भी दाखिल हो सकता है, फूड, एनिमल एंड डायरेक्ट कंटेक्ट के साथ भी ये जिस्म के अंदर दाखिल हो सकता है। तो पैथोजन और इसकी एंट्री पहले क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड वन है वाई आर सम बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉल्ड डिकम्पोजर। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई को हम डिकम्पोजर क्यों कहते हैं? डिकम्पोजर हर उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो डिकम्पोजिंग करता है। डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि जब प्लांट्स और एनिमल की जो डेड बॉडी होती है वो मर जाते हैं, या प्लांट के पत्ते ज़मीन पर गिर जाते हैं, या प्लांट के जो बॉडी होती हैं दरख्त वगैरह वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने, उनको डिकम्पोज करने या कुत्ता मर जाता है, बिल्ली मर जाती है, गधा मर जाता है, तो उनको डिकम्पोज करने उनकी बॉडी चंद दिनों के बाद जो है इन्वायरमेंट से ख़त्म हो जाती है। तो वो ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद नहीं होती, बल्कि वहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई मौजूद होते हैं जो उनकी बॉडी को डिकम्पोज करके मुख्तलिफ केमिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको माहौल से साफ़ कर लेते हैं। तो डिकम्पोज़र हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लांट और एनिमल के डेड बॉडी की डिकम्पोजिशन करता है, उसको उसके न्यूट्रिएंट, उसके केमिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो बिकॉज दे डू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर। इस वजह से इसको डिकम्पोजर कहा जाता है। थर्ड वन है राइट टू बेनिफिट्स एंड टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। टू बेनिफिट्स और टू हार्मफुल, यानी दो फ़ायदे और दो नुकसान बैक्टीरिया के लिखने हैं। तो बैक्टीरिया के तो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ काज करते हैं। बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, जिनमें सर्फेरस, नमूनिया और ट्यूबरक्लोसिस, दो ही हमने लिखनी है। टीबी और नमूनिया ये बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। और इसके अगर बेनिफिशियल इफ़ेक्ट को देखें, इसके बेनिफिट्स को देखें, इसकी बहुत सारी बेनिफिट है। ये मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देते हैं, बैक्टीरिया करता है। इसके अलावा हमारे जिस्म के अंदर एक विटामिन की सिंथेसिस करते हैं। ये दो हम इसके बेनिफिट्स लिख लेंगे। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, दे कैन कॉज डिजीज, दो डिजीज, नमूनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। बेनिफिट ऑफ बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया सिंथेसाइज विटामिन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर विटामिन की सिंथेसिस करता है। उस विटामिन का नाम है विटामिन के और इसकी सिंथेसिस लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, और फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ये इसके बेनिफिशियल इफेक्ट हैं। नंबर फोर्थ है हाउ डज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट वर्क टू सॉफ्टन एंड रेज डफ अ फ्लोर। जो फ्लोर होता है, आटा होता है, उसको कैसे रेज करता है। तो जब हम आटा गूंथते हैं तो उस वक्त क्या कर देते हैं कि यीस्ट शुगर और वाटर को मिक्स करके उसके ऊपर पावर कर देते हैं, उसमें मिला लेते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम जो डफ है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, रेज कर जाता है। तो इस तरह जो यीस्ट है उसको यूज़ करके डफ यानी आटे को रेज किया जाता है। टेक फ्लो in a pot, mix yeast, sugar
and water in it, then mix and leave it for an half. After some time the flour soften and raise the duff. Duff जो है वो रेस कर जाता है. नंबर 5 एंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मस्कीटो ट्रांसमिट डिजीज़. मस्कीटो डिजीज़ को कैसे ट्रांसमिट करता है. तो इसमें होता ये है कि अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है पहले से, जब मस्कीटो मच्छर उसको काटता है और वही मच्छर जाकर किसी हेल्दी सेहतमंद बंदे के जिस्म पे बैठ जाता है, उसको काटता है, तो जिस वक्त उसने इन्फेक्टेड यानी बीमार बंदे को काटा होता है तो उसका खून उसके पाँव के साथ लग जाता है या उसके मुंह में होता है. जब वो जाकर किसी तंदुरुस्त को बाइट करता है, वो जो खून है उसके अंदर जो जरासीम वगैरह होते हैं वो उस सेहतमंद आदमी के खून में भी शामिल हो जाते हैं. तो इस तरह मस्कीटो जो है, मच्छर जो है, वो बीमारी को एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट करता है या ट्रांसफ़र करता है. तो आंसर है व्हेन मस्कीटो बाइट्स इन्फेक्टेड पर्सन इट सक ब्लड फ्रॉम पेशेंट. ये पेशेंट से ब्लड सक करता है. विच कंटेन इन्फेक्शस या इन्फेक्शन कॉजिंग पैथोजन. व्हेन दिस मस्कीटो बाइट अ हेल्दी पर्सन इट ट्रांसमिट दिस पैथोजन इनटू हिम. दोज पैथोजन इनटू हिम. जो पैथोजन है उसके बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करते हैं. तो अब इसके बाद है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन. कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में पहला है, द सॉइल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ हॉट क्लाइमेट इज ऑलवेज हॉट एंड मॉइस्ट, वेयर इज द सॉइल ऑफ फॉरेस्ट्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट is cold and dry. Out of these two areas where the decomposition of fallen leaves will happen more quickly, explain. कह रहे हैं कि दो कंडीशन है हमारे पास, एक कोल्ड और ड्राई है यानी सर्द है और वहाँ पे जो जगह हैं वो खुश्क है, और दूसरी जो है वो हार्ड गर्म है और मॉइस्ट है, ह्यूमिडिटी है. तो इन दोनों जगहों में सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन रेट जो है वो कहाँ पे होगी, कौन से पत्तों की तेज़ होगी. दोनों इन्वायरमेंट में पत्ते तो गिरते हैं, तो इन दोनों में से किस की तेज़ होगी. तो चूँकि कोल्ड जो होते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया के लिए या फंजाई के लिए एग्जिस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. एक ख़ास टेम्परेचर के नीचे फिर से नीचे वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अपनी बॉडी को बरकरार नहीं रख सकते. तो इसलिए जो फॉरेस्ट ऑफ हॉट क्लाइमेट है ये टेम्परेचर उसके लिए उनके लिए सूटेबल होती है. तो यहाँ पे जो है डिकम्पोजिशन रेट वेल हाई. फॉरेस्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ हॉट क्लाइमेट में, इन फॉरेस्ट ऑफ हॉट क्लाइमेट डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लीव्स वेल हाई. तो यहाँ पे जो रेट होगा डिकम्पोजिशन का फॉरेस्ट ऑफ हॉट क्लाइमेट में यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे नहीं. नंबर सेकंड है इसका 4 है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का, कि इन्वेस्टिगेशन all microorganisms are harmful and cause disease, prove that this idea is incorrect. ये आइडिया बिल्कुल इनकरेक्ट है. तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज़ काजिंग नहीं है, इनमें से कुछ जो है वो बेनिफिशियल है. जिस तरह कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डफ में जो गूंदा हुआ आटे हैं उसको ख़मीर में कन्वर्ट करते हैं, कुछ जो होते हैं वो मिल्क को दही में कन्वर्ट करते हैं. इसके अलावा फिर कारखानों में यूज़ होते हैं अचार बनाने के लिए, और हमारे जिस्म के अंदर भी मौजूद है बैक्टीरिया विटामिन के. इस तरह हमारे गट्स में भी मौजूद है जो सेलुलोज की डाइजेशन में हमें मदद करते हैं. इस तरह कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट्स में भी मौजूद होते हैं, जो प्लांट्स के रूट्स में स्पेशली जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में रोल प्ले करते हैं. तो दैट्स वाई दिस आइडिया इज़ टोटली इनकरेक्ट. ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट हार्मफुल, सम ऑफ देम आर beneficial, which prove that
this idea is incorrect. So this idea is incorrect because our microorganisms are not harmful and many of them are beneficial. Like some bacteria convert milk into yogurt, bacteria also synthesize vitamin K in human body. Some bacteria also help plant in nitrogen fixation. By all these proof, we can say that this idea is incorrect. The idea बिल्कुल incorrect है. नंबर 4 का पार्ट 2 है. Many people use antibacterial soap to kill bacteria present on their hand, but due to excessive use of soap, the chance of getting infection increases instead of decreasing. Why does it happen? ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करने से वो बैक्टीरिया जो है उसके साथ आशना हो जाता है, फिर वो अपने जिस्म के अंदर ऐसी म्यूटेशन कर लेता है, ऐसी चेंजेस कर लेता है कि वो उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाता है. फिर वो जो सोप है वो उस पर अमल नहीं करता, वो सोप उस पर अमल नहीं करता, उसको किल नहीं करता. और जब वो एक बंदा यूज़ करता है उसके बैक्टीरिया उस पर रह जाते हैं, जब दूसरा यूज़ करता है तो इस तरह होते होते ये बैक्टीरिया बहुत सारे लोगों तक फैल जाता है और इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं. और उसी सोप को वो अपनी आमाजगाह बना लेते हैं, ठीक है, लिविंग प्लेस बना लेते हैं और वहाँ पे जो अपनी नस्ल है वो बढ़ा लेते हैं. जब वो नस्ल बढ़ जाता है तो फिर उनके इन्फेक्शन स्प्रेड करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं देन डिक्रीजिंग. तो इसका आंसर मैंने सॉल्व किया हुआ है. आंसर है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ सोप bacteria mutate themselves and become resistant, so that's why it causes spread of bacteria when combinedly used by many people instead to kill the bacteria. किल करने के बजाय ये और ज़्यादा फैलना शुरू कर देते हैं. तो that's the main reason. नंबर 5 है प्रोजेक्ट. नंबर 5 प्रोजेक्ट. The effect of quantity of sugar on the release of carbon dioxide from yeast. रिक्वायरमेंट क्या है? टीस्पून, रबर हैंड, बैलून, ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ 1 लीटर, मार्कर, यीस्ट, शुगर, वार्म वाटर. इसके अलावा प्रोसीजर में है टेक 4 ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल and label them as 1, 2, 3, 4. Add a teaspoon of yeast in each bottle. Number 2 है add sugar in each bottle as per given table. Do not add sugar in the first bottle. सब में शुगर ऐड करना है, पहले वाले में नहीं करना. अच्छा, थर्ड वन है प्योर हाफ कप ऑफ हॉट वाटर इन ईच बॉटल. हाफ कप वाटर जो है वो हर एक बॉटल में डालना है. इमीडिएटली पुट अ बैलून एट द माउथ ऑफ ईच बॉटल एंड बाइंड इट स्ट्रांगली विद रबर बैंड. इसके बाद बैलून जो है वो हर एक बॉटल के ऊपर लगा लेनी है और उसको रबर बैंड के साथ बंद कर लेना है. शेक ईच बॉटल स्ट्रांगली सो दैट इट कंटेंट कैन मिक्स अप. हर एक बॉटल को अच्छी तरह शेक करना है ताकि उसके अंदर जो कंटेंट मौजूद है, जो चीज़ें मौजूद है, वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए. नंबर 5 है लीव ऑल द बॉटल इन दिस कंडीशन फॉर 20 मिनट्स. 20 मिनट्स के लिए उस बॉटल को उसी तरह छोड़ देना है. देन ऑब्जर्व, आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है विच बैलून इन्फ्लेटेड द मोस्ट. कौन सा बैलून? तो जो नंबर 4 वाला है, नंबर 4 वाला, ये वाला इन्फ्लेटेड मोर. बैलून नंबर 4, बैलून 4 इन्फ्लेटेड मोर. ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये इसका आंसर है कि नंबर 4 वाला जो है ये नंबर 4 बैलून इन्फ्लेटेड मोर, ये इसका आंसर है, क्वेश्चन 1 का आंसर है. इन विच बॉटल मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाज प्रोड्यूस. चूँकि नंबर 4 जो है वो ज़्यादा इन्फ्लेट हुआ है तो इन नंबर 4 बैलून more carbon dioxide is produced. That has been solved.
ये प्रोजेक्ट जो है ये भी सॉल्व हुआ। ये आप ख़ुद भी बच्चों से करवा सकते हैं, स्कूल में बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। तो इस तरह चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज सॉल्व हो गया, तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।